ग्वालियर की टीम के पदाधिकारीगण, सभी भावी उम्मीदवार और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जय हिंद। पंकज जी ने बड़े ओजस्वी तरीके से बहुत सारी बातें रखी। जो बातें वो रख चुके हैं मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, समय को बचाने की कोशिश करता हूं। अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि धर्म शास्त्रों के आधार पर देश की 90% जनता को लगभग 3500 साल तक पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया, व्यापार करने से वंचित रखा गया, संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा गया। और उसका असर यह हुआ कि देश के तमाम संसाधनों पर देश के 10% लोगों का कब्जा है। सरकारें आती रही जाती रही, तो सरकारें भी क्या, आजादी से पहले तो भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। जो मजबूत रियासत होती थी वो कमजोर रियासत पे हमला करके उसको अपने में मिला लेती थी, उसका हक अधिकार छीन लेती थी। ऐसे में जब भारत आजाद हुआ तो पहले तो आप सबको ये समझ आना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का संविधान लिख रहे थे तो उस वक्त संविधान सभा में जब इस बात पे चर्चा हुई कि हम भारत को एक प्रजातांत्रिक देश बनाने वाले हैं जिसमें हर 5 साल में चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, लेकिन अभी तक तो भारत में राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब मतपत्र से पैदा होगा। तो जिन लोगों को हजारों साल से सत्ता से, संपत्ति से, शिक्षा से, सभी चीजों से दूर रखा, क्या उनको सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन सबको जो भारत में रहते हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल उस वक्त संविधान सभा के सामने था। ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए, और कुछ संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार ग्रेजुएट के साथ साथ बड़े पूंजीपतियों और बड़े बड़े जमींदारों को भी मिलना चाहिए। अगर ये वोट का अधिकार केवल देश के ग्रेजुएट को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को और बड़े बड़े जमींदारों को ही मिला होता तो क्या जिस स्थिति में आज भारत पहुंचा है या हम और आप लोग पहुंचे हैं, क्या वो स्थिति हमें मिल पाती? इसका मतलब जिनको वोट का अधिकार देना चाहते थे, अगर उसी व्यवस्था के हिसाब से वोट का अधिकार दिया जाता तो देश के मुश्किल से 2% लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता और 98% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। तो मैं आप सबके बीच में पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिनको लोगों ने दलितों का नेता के रूप में पेश किया। लोगों ने उनको केवल दलितों का नेता के रूप में पेश किया, लेकिन
सच्चाई ये है कि वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। वो इस बात के लिए अड़ गए संविधान सभा के अंदर कि वोट का अधिकार केवल जमींदारों को या केवल पूंजीपतियों या केवल ग्रेजुएट को नहीं, बल्कि देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबर रूप से मिलना चाहिए। आज भी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां लोगों की वोट की कीमत अलग अलग है, लेकिन ये हम लोग को गर्व होना चाहिए, उन्होंने हमें एक ऐसा प्रजातंत्र दिया जहां राष्ट्रपति की वोट की कीमत भी उतनी है जितनी एक मजदूर की, किसान की वोट की कीमत है। लेकिन जब ये भारत आजाद हो गया और भारत का शासन मनुस्मृति के बजाय भारत के संविधान से चलने लगा, उस वक्त अगर आपको, आप में कुछ बड़े लोग जरूर पहचानते होंगे, बच्चे हो सकता ना जानते हो, 20-25 साल के बच्चों को भी शायद ना पता हो, पहले भारत में कोई पब्लिक स्कूल नहीं होते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। तो उसमें क्या था, जब सारे स्कूल सरकारी होते थे तो पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा था। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। टीचर अगर पक्षपात भी करता था तो इतना करता था, गरीबों के बच्चों को पीछे बिठा दे और अपने मनपसंद बच्चों को आगे बिठा ले। लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पे चौक लेकर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। और वो जब पढ़ाता एक जैसा था तो जिन बच्चों में लगन होती थी, जिन बच्चों में प्रतिभा होती थी, वो बच्चे मेहनत करके इतिहास लिखने का काम कर रहे थे। अगर आज इस बात का सर्वे करवा लिया जाए कि देश के अंदर जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस आईपीएस हैं, सीनियर डॉक्टर, इंजीनियर और जज हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, वो किन स्कूलों से पढ़े हैं, प्राइवेट से या सरकारी से, तो सर्वे ये बताएगा 99.9% वो लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में टीचरों में काबिलियत की कमी नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। तो ये फिर सरकारी स्कूल खराब क्यों हुए? फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुल गए? फिर सरकारी स्कूलों को कमजोर क्यों कर दिया? ये प्राइवेट कॉलेज कहां से आ गए? जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इतिहास को जब आप पीछे जाएंगे तब आपको पता लगेगा, जब गरीबों से के बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस ऑफिसर बनने लगे, जज बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, तो उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जो लोग इस देश के 90% लोगों को हजारों साल से पढ़ने लिखने से जिन्होंने दूर रखा। उन्होंने सोचा कि अगर ये गरीबों के बच्चे पढ़ जाएंगे तो तुम्हारे खेत में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? क्योंकि पहले तो व्यवस्था ऐसी थी, ना केवल पढ़ने से वंचित रखा, ना केवल व्यापार से वंचित रखा, बल्कि एक और व्यवस्था थी कि उनके खेत में जो व्यक्ति 14-14 घंटे काम करता था, उसको काम के बदले में पैसे नहीं मिलते थे, घर का बचा हुआ खाना मिलता था। लेकिन जब संवैधानिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि सब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र या किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, संविधान की नजर में सबको बराबर कर दिया और सबके सारे रास्ते खोल दिए, नौकरी के भी, व्यापार के भी। तो उसके बाद उनको रोकने के लिए एक साजिश रची गई और वो साजिश ये थी कि भाई ये गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख कर बराबर में बैठने लगे हैं, ये भी अफसर बनने लगे हैं, ये भी जज, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए हैं और हमारे बच्चों के सामने कंपटीशन बढ़ गया है, इस कंपटीशन को कम करना है। तो उन्होंने क्या किया, एक साजिश के तहत धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती बंद कर दी।
हालात ये हो गए कि ये शुरुआत जो हुई ये लगभग 1980 के बाद से हुई। लगभग 40 साल हो गए उस बात को, लेकिन इन 40 सालों में ये हुआ कि धीरे धीरे वो सरकारी स्कूल जहां क्वालिटी एजुकेशन होती थी, क्योंकि आप एक बात से मेरी सहमत होंगे कि जो काबिल टीचर होते हैं वो कंपटीशन देके एग्जाम पास करके सरकारी नौकरी में जाते हैं, और जो कंपटीशन पास नहीं कर पाता, जिसकी सरकारी टीचर की नौकरी नहीं लगती, वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दूसरी बात, आप बेशक से सर्च कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, कितने बड़े से बड़े पब्लिक स्कूल को उठा के देख लो, उनमें जितने बच्चे पढ़ते हैं वो घर पे ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो सही कह रहा हूं। तो जानबूझ के पब्लिक स्कूल खोलने शुरू कर दिए और सरकारी स्कूलों के स्तर को गिराना शुरू कर दिया। वहां पर पर्याप्त मात्रा में टीचरों की भर्ती बंद कर दी। हालात ये हो गए, हर माँ बाप, कोई भी माँ बाप को सबका एक सपना होता है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं। यही होता है ना। तो हुआ क्या, जब उन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, दीनहीन कर दिया, मां से पढ़ाना शुरू कर दिया। और प्राइवेट स्कूलों में अगर मिडिल दर्जे के प्राइवेट स्कूल की फीस का देखा जाए चार्ट, बच्चे की फीस का खर्चा, वर्दी का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो जो मध्यम दर्जे के अच्छे पब्लिक स्कूल हैं उसमें एक बच्चे की पढ़ाई के ऊपर कम से कम 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है। और हर परिवार में कम से कम अगर 2 बच्चे मान लिए जाए तो केवल 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए एक परिवार को 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। सही करूं गलत करूं? मैं आपके आवाज से लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं, सही कह रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ धीरे धीरे एक अंधकार का वातावरण हो गया। जिन सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे IAS ऑफिसर बनते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, जज बनते थे, उन्हीं स्कूलों से लोगों का भरोसा उठना शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा भी स्कूलों में क्या करना पड़ा के, यहाँ पढ़ के बच्चा कुछ कामयाब तो होगा नहीं, इससे तो कुछ काम धंधा करा लो, कुछ कमा के लाएगा। यानी धीरे धीरे ग्राफ गिरना शुरू हो गया और देश की प्रगति रुकनी शुरू हो गई। ऐसे में जब पूरे देश के अंदर एक अंधकार का वातावरण था, चारों तरफ अंधकार का वातावरण था, तब अगर कोई आशा की किरण निकल के आई तो वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के रूप में निकल गया। और मैं बड़े गर्व के साथ, फख्र के साथ कहता हूं, आप चाहे तो गूगल पे चेक कर लीजिएगा, दिल्ली भारत का नहीं पूरे दुनिया का पहला राज्य है जो अपने टोटल बजट का 26% एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है। दिल्ली भारत का पहला राज्य है जो अपने टोटल बजट का 13% हेल्थ पे खर्च करता है। आज दिल्ली के अंदर हम इतना करने में तो कामयाब हो गए कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़कर 98% आया है, 98%। और आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने लगे हैं और सरकारी स्कूलों में लोगों का विश्वास वापस आ गया है। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाने लगे हैं। तो ये जो एक आशा की किरण अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली से निकल के आई और उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में ये बदलाव लाके दिखा दिया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह की शुरुआत, देखो दिल्ली जो है बिजली नहीं बनाती, दिल्ली बिजली खरीदती है मध्य प्रदेश से, दिल्ली बिजली खरीदती है उत्तराखंड से, दिल्ली बिजली खरीदती है हिमाचल प्रदेश से। इन तीनों प्रदेशों में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी की सरकारों में बिजली के दाम इतने ज्यादा हैं, जो सरकारें बिजली बनाती हैं वो अपने प्रदेश की जनता को इतनी ज्यादा महंगी बिजली देती है कि लोग बिजली के बिल पे नहीं कर पा रहे, लोगों के कनेक्शन कटने लगे हैं। और एक तरफ अगर आपको मैं कहूं, आप सर्वे कर लीजिए, देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के अंदर हैं, उनके चुनाव से पहले के घोषणा पत्र निकाल के पढ़ लीजिए और चुनाव के टाइम पे उनके नेताओं के वो भाषण जो चुनाव के टाइम पे दिए गए, जो यूट्यूब पे पड़े होंगे, उन भाषणों में उन्होंने जनता से क्या क्या वायदे किए थे,
आप उसको पढ़ लीजिए, उनके भाषणों को सुन लीजिए और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने क्या घोषणा पत्र जारी किया था, उसके नेताओं ने क्या क्या भाषण दिए थे, उन भाषणों को सुन लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे गौरव और गरिमा के साथ मैं कह सकता हूं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने अपने वादों को पूरा करने का काम किया। एक एक वादे को हमने पूरा करने का काम किया। ये घोषणा पत्र नहीं है केवल, हमारे लिए तो ये एक धर्म की लड़ाई है कि हमने जो घोषणा पत्र यानी जो जनता के साथ वायदे किए हैं, हम उन वायदों को पहले पूरा करेंगे, उसके बाद पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके जाएंगे। और हमने वो कर दिखाया, बल्कि हमने तो एक और किया, हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं कहते हम वो भी करेंगे। हमने कहा था बिजली हाफ करेंगे, पानी हाफ करेंगे। हमने एक हफ्ते के अंदर 2015 में सरकार बनने के बाद बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया। लेकिन हमने ये नहीं कहा था हम बिजली 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन हमने दी। हमने ये नहीं कहा था हम महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री कराएंगे, हमने करा दी। हमने ये नहीं कहा था हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे, हमने करा दी। हमने ये नहीं कहा था हम पेंशन को बढ़ा के 1500 से 2500 और 1000 से 2000 करेंगे, लेकिन हमने कर दी। जब बच्चा बड़ा होता है, 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, ग्रेजुएशन करना होता है, बच्चे के सपने होते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा। लेकिन आजकल उसके लिए कोचिंग की जरूरत है। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते वो बच्चे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो पैटर्न ऐसा बना दिया एग्जामिनेशन का, या तो उसमें मिली भगत है या क्या सिस्टम है वो आप खुद सोचो कि उसमें जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वही बच्चे सफल होते हैं, बाकी बच्चे सफल नहीं हो पाते। और उसकी कोचिंग की फीस लाखों रुपए में। अब बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, बच्चा काबिल है, लेकिन घर से गरीब है, तो क्या ऐसे बच्चों को अपने सपनों को मार देना चाहिए? क्या ऐसे बच्चों को जो काबिल और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है? जब मैं मंत्री बना 2017 के अंदर मई में, उसके बाद 1 महीने के अंदर मेरे पास कुछ बच्चे आए। उन्होंने कहा सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएट थे, उन्होंने कहा हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हम गरीब परिवार से हैं, हमने अपने स्कूल को टॉप किया है, हमने अपने कॉलेज को टॉप किया है, क्या हम अपने सपनों को मारने की आप हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने तुरंत उनके लिए एक योजना बनाई, और उस योजना को बनाकर जब मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास पहुंचा, मनीष सिसोदिया जी भी वहां बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि सर जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं लेकिन गरीब परिवार से हैं, क्या ऐसे बच्चों को अपने सपने मार लेने चाहिए? अरविंद जी ने कहा गौतम जी खोल के बताओ आखिर चाहते क्या हो, अगर कोई योजना है तुम्हारे पास तो बताओ। मैंने कहा जी योजना मैं बना के लाया हूं, लेकिन आपका समर्थन चाहिए। हम अब गरीबों के बच्चों को उनके सपनों को मरने नहीं देंगे, सरकारी खर्चे पर उनको कोचिंग कराएंगे, उनके सपनों को साकार कराएंगे। जब वो पूरी योजना मैंने उनके सामने रखी, फिर मैंने उनसे कहा सर चलो उनकी कोचिंग का खर्चा तो हम उठा लेंगे, लेकिन अगर कोचिंग सपोज करो 20 किलोमीटर दूर उसको कोचिंग करने जाना है और उसके लिए 1,500-2 हजार रुपए महीने का किराया लगेगा, उसके माँ बाप के पास 1,500-2 हजार रुपए भी देने के लिए नहीं है, तो कैसे उस बच्चे के सपने पूरे होंगे? कह रहे क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जिसको 2,500 रुपए महीना भी दे देते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि बिना एक क्षण गंवाए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, उन्होंने और मनीष सिसोदिया ने कहा वाह ये है स्कीम, 1 सेकंड के अंदर स्कीम को पास कर दिया। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उसी कोचिंग का जिसका हमने नाम रखा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उसी योजना का लाभ उठा के जिस कॉलेज में आईआईटी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ, उसी योजना के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना से कोचिंग लेकर एक गरीब मजदूर के बेटे का आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ। और इसी तरह के कितने ही एडमिशन हुए, मैं उन सब के नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग वास्तव में राजनीति बदलने आए थे और हमने राजनीति बदल के दिखा दी। हमने लाल बत्तियां हटवा दी। कोई कहता मोदी जी ने हटाई हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2012 तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब तक लाल बत्ती क्यों नहीं हटी?
इसका मतलब लाल बत्ती हटाने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। नाक में दम हो गया है इनके। आप देख रहे हैं, आपने वो स्पीच सुनी होगी मोदी जी की। मैं चाहूं तो अपने मोबाइल से अभी सुनवा सकता हूं, जिसमें वो कविता पढ़ रहे होते हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लोगों ने सोचा बहुत ईमानदार है, उन्हें नहीं पता वो कह रहे हैं मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं खुदा के बेचूंगा। तो उन्होंने तो आने के बाद एक भारत सरकार के उपक्रमों को बेचना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। और इस बार का तो बजट में ही तय कर दिया कि 1-1.5 साल के अंदर 2.25 लाख करोड़ कमाना है भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों को बेचकर। देश विक्रेता बन गए हैं क्या आप? आपकी वफादारी देश के लोगों के प्रति नजर नहीं आती, आपकी वफादारी अपने उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रति नजर आती है जिनके चंदे पर तुम चुनाव लड़े, जिनके द्वारा बड़े बड़े टीवी चैनलों को खरीदा गया और मोदी जी की ब्रांडिंग की गई। और उसके बाद जब तुम सरकार में आ गए, सरकार में आने से पहले तुमने बड़े सपने दिखाए थे, जिनकी बातें हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, पंकज जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छे दिन आने वाले हैं, काला धन वापस आएगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। एक भी वादा पूरा किया हो तो कोई भी इस सभागार में बैठा हुआ आदमी खड़ा होकर बता दे कि मोदी जी ने यह वादा पूरा किया। ये दोस्त हमारा आपका सबका है। जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो वायदे करती है वो अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाती, उसके बाद फिर जीत जाती है। मतलब हम इतने बेवकूफ हो गए हैं कि हम जाति और धर्म के नाम पर वोट दे देंगे, काम पे नहीं देंगे। दिल्ली की जनता ने तो कर दिखाया कि अब जाति धर्म के ऊपर वोट नहीं पड़ेगा, काम की राजनीति को वोट पड़ेगा, और दोबारा से अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत से जिता दिया। तो क्या मध्य प्रदेश के लोग इसी तरह शोषण झेलते रहेंगे? मध्य प्रदेश के स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, बिजली महंगी है, और तो और जनता ने सरकार को बदलने के लिए दूसरी पार्टी को चुना, दूसरी पार्टी पिक के फरूसी को बनवा देती है। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? भाई बेईमानी का राज तो बदल दो, और तख्त भी बदल दो, ताज भी बदल दो, लेकिन कहने से नहीं बदलेगा। अच्छे अच्छे देश में ईमानदार लोगों की संख्या ज्यादा है, बेईमानों की कम है। अच्छे अच्छे ईमानदार लोगों को छोड़ लो। आम आदमी पार्टी की योजनाओं को लेकर एक एक गांव में, एक एक घर तक पहुंचो, उनको बताओ दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार ने क्या करके दिखाया है। उनको बीजेपी का घोषणा पत्र भी पढ़वा दो, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी का जारी किया हुआ घोषणा पत्र भी पढ़वा दो, और फिर बता दो देखो दिल्ली ने तो अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। जब आप लोगों को घर घर जाके, गांव गांव जाके सरकार की योजनाओं को बताओगे, तब जाके कहीं प्रदेश की जनता आपसे जुड़ेगी, वरना उन्होंने तो धर्म के नाम पे अंधा कर रखा है। जाति और धर्म की राजनीति से छुटकारा पाने का समय आ गया है। अगर नहीं आए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये लोग देश को बेचने वाले हैं, और हम लोग को देश को बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। अगर हम लोग देश से प्यार करते हैं तो देश को बचाने के लिए गांव गांव निकल जाओ, आम आदमी पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाओ, तभी हम देश को बचा पाएंगे। और ऐसे देशद्रोहियों को, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जो जाति और धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। लेकिन मेरा निवेदन संभव तब होगा जब आप ईमानदारी से के कार्यकर्ता की इज्जत करोगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करोगे। क्योंकि आज अगर मैं कोई एमएलए या मंत्री हूं तो केवल अपनी काबिलियत की वजह से नहीं हूं। इसमें 2 कारण है। पहला कारण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, वरना दलितों को तो कोई गांव का प्रधान न बनने दे। तो हम तो जो कुछ है उस संविधान की वजह से है। और दूसरा कारण है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो के घर घर जाके हमारे लिए वोट मांगने का काम करते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी आज मजबूत हो रही है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुर्बानी की वजह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हो रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बढ़ाना है, मान सम्मान को गिरने नहीं देना है। और मैं समझता हूं देश को बचाने का मौका सबको नहीं मिलता।
ये गौरव आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। इस गौरव को, इस मौके को छोड़ना नहीं है। घर घर तक जाकर आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाना है, गद्दारों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। और आने वाले समय में 2022 तक आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है और 2024 में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। सभी देश के स्कूल अच्छे होंगे, सभी देश के अस्पताल अच्छे होंगे, सभी देश के लोगों को न्याय मिलेगा। अब मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग गांव गांव एक एक घर आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत और मान सम्मान के लिए खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? तो हम आपसे वादा करते हैं 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने निसंदेह मंत्री जी, हम लोगों में ऊर्जा का संचार हुआ है। सभी लोग बैठ जाए। इसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर नगर निगम प्रमोशन सभा का है, यहाँ पर आगे